हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज की हमारी क्लास है वो है क्लास 5, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो सीपीओ में पीवाई के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो वो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमारा टॉपिक है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो जो हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक है इसका पार्ट 5 आज है, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 125। इसके पहले के 4 पार्ट हमारे जो ये चैनल है ओमेडू इस पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसके साथ में सी जी एल के पी वाई क्यू वहाँ पे पड़े हुए हैं, सी एच एस एल के पी वाई क्यू पड़े हुए वहाँ पे ईडीएम एंड फ्रेजेस के, तो आप वो भी जाके देख सकते हो अगर किसी को देखना हो तो एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये आज के हमारे ईडीएम्स है। हमारा तरीका तो आप जानते हो कि पहले हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखें, वो पहले इनका जो सॉल्यूशन है वो लर्न करेंगे, जिससे कि हमारे को 25 ईडीएम्स लर्न हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस है जो कि 125 तक के क्वेश्चन है, और हम देखते हैं अब इनका सॉल्यूशन या जो ईडीएम्स लर्न करते हैं 25 पहले। तो जो हमारी फर्स्ट ईडीएम है इसमें फर्स्ट एंड क्वेश्चन 1 और 2 मिसिंग है, तो उनका ईडीएम्स हम वैसे डायरेक्ट वहां से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ईडीएम है वो तो ये है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मीनिंग क्या होगा? तो जो पुल योर सेल्फ टुगेदर है इसका मीनिंग होगा काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट। और जो नेक्स्ट बाइट योर टंग। तो बाइट योर टंग का मीनिंग क्या है? बाइट और टंग का मीनिंग है टू अवॉइड सेइंग समथिंग। तो अब हम देखते हैं हमारे जो बाकी क्वेश्चन है उनको लर्न करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है उसमें जो ईडीएम है वो ये कि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यानी हमारे पास जो बैग है उसमें एक बिल्ली है, तो उसको हमें इससे बाहर निकालना है, यानी बैग से बाहर निकालना है। ये इसका मीनिंग ये हो गया है कि हमारे पास कोई हिडन चीज है तो उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग हो गया टू रिवील ए सीक्रेट। तो जो इडियम है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका मीनिंग हो गया टू रिवील ए सीक्रेट। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू रिवील ए सीक्रेट। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू रिवील ए सीक्रेट, यानी जो बैग है उसमें से बिल्ली को या जो कोई सीक्रेट है अपने पास उसको बाहर निकालना। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है 104, टॉकिंग थ्रो इज टॉकिंग नॉनसेंस। तो इसका जो सॉल्यूशन में इसमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा क्या है, तो एक क्वेश्चन देखने से पता लगेगा इसका कि क्वेश्चन इसका क्या है। तो जो 104 का क्वेश्चन है, आई डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रो हिज हेड। तो टॉकिंग थ्रो हिज हेड है वो हो गया हमारा ईडीएम। तो टॉकिंग थ्रो हिज हेड है, इसका मीनिंग हो गया तो जो टॉकिंग थ्रो हिज हेड है तो जो ये ईडीएम है इसमें जो ये हैट एंड टॉकिंग है ये मिक्स हो गया, तो यहाँ पे इसको लिख देते टॉकिंग थ्रो हिज हैट। तो टॉकिंग थ्रो हिज हैट का मीनिंग क्या हो गया?
कि टॉकिंग नॉनसेंस कर यानी नॉनसेंस बातें करना। हैट एंड टॉकिंग नॉनसेंस नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हिज हेड है जो हमारा इडियम है, जिसका मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हिज हेड इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मीनिंग क्या हो गया? टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मीनिंग क्या हो गया? टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंस। तो जो टॉकिंग थ्रू हिज हेड इसका मीनिंग क्या हो गया? टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेंस। तो टॉकिंग थ्रू हिज हेड इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टॉकिंग थ्रू हिज हेड मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, यानी बिना मतलब की बातें करना। अब जो नेक्स्ट है लाउस एंड फिशेज। तो लाउस एंड फिशेज है, इसका मीनिंग हो गया मटेरियल बेनिफिट्स। तो जो हमारा इडियम है वो क्या है? वो है लाउस एंड फिशेज। और इसका आंसर वो क्या है? वो है मटेरियल बेनिफिट्स। यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जैसे कि किसी को कार पसंद है, किसी को प्रॉपर्टी पसंद है, किसी को, तो जो लव्स एंड फिशेज का मीनिंग हो गया मटेरियल बेनिफिट्स। यानी किसी को मान लो कि हमें किसी से कोई काम करवाना है, तो हम उसको ये बोले कि अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो मैं तुझको लव्स एंड फिशेज प्रोवाइड करूंगा। इसका मीनिंग कि मैं आपको जो मटेरियल बेनिफिट्स है वो उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे कि मान लो कोई, जैसे गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, जैसे मान लो कोई आईएएस है, उससे हमें कोई प्लान निकलवाना है, अपना कोई काम करवाना है, तो उसको हम मान लो एक कार गिफ्ट में दे दिए, तो वो क्या मटेरियल बेनिफिट्स हो गए। फेस एंड लव्स का, लव्स एंड फिशेज का मीनिंग हो गया मटेरियल बेनिफिट्स, यानी किसी को मटेरियल बेनिफिट देना। जैसे किसी को कोई कार वग देना, कोई फोन वगैरह देना, तो वो मटेरियल बेनिफिट्स हो गए। तो लव्स एंड फिशेज का मीनिंग क्या हो गया? लव्स एंड फिशेज का मीनिंग हो गया मटेरियल बेनिफिट्स। अब जो नेक्स्ट है वो है द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा द क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो इसमें अपने पैसेज में पूछा भी तो जाता है, जो क्रक्स ऑफ द पैसेज, यानी जो पैसेज का मेन पॉइंट है वो क्या है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू, यानी इश्यू का जो क्रिटिकल पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर या द क्रक्स ऑफ द पैसेज जो कि हमारे उसमें पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, और वो सब में पूछा जाता है, सीजीएल में, सीपीओ में, सब में। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर का मीनिंग हो गया क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर का मीनिंग क्या हो गया? क्रक्स ऑफ द मैटर का मीनिंग हो गया क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो हो गया ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एन इंसल्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया, पहले तो आप ये समझो कि जो लेफ्ट हैंड हो गया ये, इसको बहुत सारे कामों में मेंस के लिए जो होता है पायस नहीं माना जाता, इसको कि इसको शुभ नहीं माना जाता। तो अगर हम किसी को लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देंगे, इसका मतलब कि वो एक इंसल्ट है। जैसे कि जो ये रिलीजियस रिचुअल्स होती है, धार्मिक जितने भी रीति रिवाज होते हैं, उनमें जब भी कोई मैन से कोई काम कराया जाता है तो उसके लेफ्ट हैंड से करवाया जाता है, ना कि राइट हैंड से। यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मीनिंग होता है कि समथिंग है, मतलब नॉट गुड, या फिर जो ईडीएम है वो ये है कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट, यानी किसी की इंसल्ट करना, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगर राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो तो किसी को प्रेज करना। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट। तो ये आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड से जो रिचुअल्स है वो नहीं करवाए जाते। जो नेक्स्ट ईडीएम है टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन। यानी कि मान लो कोई सिचुएशन आपके पास
नेगेटिव सिचुएशन है, तो वहाँ पे वैसे तो सभी को उस सिचुएशन में अफ्रेड हो जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया कि पुट ए ब्रेव फेस ऑन, यानी आपने अपने जो अफ्रेडनेस थी उसको हाइड किया और अपने ऊपर एक ब्रेव फेस शो किया कि टू रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, यानी नेगेटिव सिचुएशन में वैसे तो नेगेटिव हो जाना चाहिए पर्सन को, लेकिन तब भी वो नेगेटिव सिचुएशन में भी रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, यानी वो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहा। टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन का मीनिंग हो गया टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन का मीनिंग हो गया टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन का मीनिंग हो गया टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन, यानी किसी ने जो अपना फेस पे ब्रेव फेस पुट ऑन किया। पुट ऑन यानी लाना या रखना किसी चीज़ की जगह पे कोई दूसरी चीज़, तो जो ये हो गया टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन, यानी उसने अपना जो ब्रेव फेस है वो शो किया या वो रखा। तो रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन बैड सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है कैरिड ऑफ इज फिट। जो कैरिड ऑफ इज फिट है, इसका मीनिंग क्या है? तो कैरिड ऑफ इज फिट है जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है, इसका मीनिंग है वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो कैरिड ऑफ इज फिट का मीनिंग हो गया वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। जैसे कि जब कोई पर्सन ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो अपने पैर इधर उधर मारने लग जाता है, जोश में चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो वो इसका मीनिंग हो गया कि वो जो एक्साइटमेंट में वाइल्ड हो गया, जैसे कि किसी चीज़ें उठा के पटकने लग जाए, जैसे कि जब कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो फिजिकली एक्टिविटी कर देता है ना, वैसा ही सीन है इसका। कैरिड ऑफ इज फिट का मीनिंग हो गया वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो कैरिड ऑफ इज फिट का मीनिंग क्या हो गया? कैरिड ऑफ इज फिट का मीनिंग हो गया यानी अब वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ईडीएम है हमारा, जो कि है 1110, और इसमें जो ईडीएम है वो है टू एट। तो टू एट का मीनिंग क्या हो गया? टू एट का मीनिंग है एग्जैक्टली। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तुम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है उसमें पूरा ढंग से वो आंसर प्रिंट नहीं हुआ है। द न्यू रूटीन टू एट। तो जो ईडीएम है वो यही है टू एट, और जो क्वेश्चन है इसमें भी ये ऐसे ही लिखा है टू ए टी। तो टू ए टी का मीनिंग क्या हो गया? तो टू ए टी का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। तो जो टू ए टी है, टू ए टी, तो टू ए टी का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। जो ईडीएम हमारा वो है टू ए टी। तो टू ए टी का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एग्जैक्टली, यानी जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वही। तो टू ए टी का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। तो टू ए टी का मीनिंग क्या हो गया? टू ए टी का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। तो टू ए टी का मीनिंग क्या हो गया? टू ए टी का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। तो टू एटी का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। ये थोड़ा ऐसा है कि इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस में रखना पड़ेगा ये लर्न करने के लिए, क्योंकि ये कॉमन नहीं है और इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो नहीं निकाल सकते हम कि इसमें क्या मीनिंग निकलेगा इसका। तो ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर है जो नेक्स्ट इडियम है, इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि चीज़ों को साथ में लाना, यानी हारमोनी, यानी वर्क टुगेदर यानी हारमोनी, यानी साथ में कोई काम करना या वर्क टुगेदर इन हारमोनी। तो पुल टुगेदर का मीनिंग हो गया वर्क टुगेदर इन हारमोनी। हम इसका आंसर वो निकाल सकते हैं ये रीड करके ऑप्शंस में से एलिमिनेट, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके, कि जो पुल टुगेदर इन चीज़ों को एक साथ लाने से रिलेटेड है, तो वर्क टुगेदर इन हारमोनी। तो पुल टुगेदर का मीनिंग क्या हो गया? पुल टुगेदर का मीनिंग हो गया वर्क टुगेदर इन हारमोनी। तो पुल टुगेदर का मीनिंग क्या हो गया? पुल टुगेदर का मीनिंग हो गया वर्क टुगेदर इन हारमोनी। तो जो पुल टुगेदर इसका मीनिंग क्या हो गया? पुल टुगेदर का मीनिंग हो गया वर्क इन हारमोनी। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बेली लाफ। बेली लाफ यानी पेट से हंस रहा है या पेट की हंसी, या ऐसा कुछ बोल सकते हो कि जो लाउड एंड अंडरस्टैंड अनरेस्टेंड लाफ। तो बेली लाफ का मीनिंग हो गया कि बहुत ज़्यादा हंसना या बहुत तेज हंसना बिना कोई परेशानी के।
तो बेली लाफ यानी जब कोई ऐसी बात होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो आप उसमें बहुत तेज से मुंह खोल के हंसते हो, जैसे कि वो पेट का अपने बेली से बेली लाफ हो गई कि उसमें आप अपना बेली का भी जोर लगा रहे हो कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा जोर लगा के हंस रहे हो उसमें तेज मुंह खोल के। तो बेली लाफ का मीनिंग हो गया ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ, यानी लाउड और बिना कोई रोक टोक वाली हंसी। लाउड एंड लाउड यानी तेज, यानी जो ज़्यादा है जिसकी आवाज़ ज़्यादा हो। लाउड का मीनिंग होता है कि से लाउड यानी तेज बोलना किसी चीज़ को। जैसे जो छोटी क्लासेज होती है उनमें जो वो चिल्ड्रन होते हैं उनको जो रिपीटेशन करवाया जाता है टेबल्स वगैरह का, तो लाउड में किया जाता है कि तेज तेज बोलो इनको कि वो उनके सबकॉन्शियस में सेट हो जाए। तो बेली लाफ का मीनिंग हो गया ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ। तो बेली लाफ का मीनिंग क्या हो गया? बेली लाफ का मीनिंग हो गया ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ। तो बेली लाफ का मीनिंग हो गया ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, यानी जो नई दुल्हन थी उसकी जो परेड थी उस पे रैन हो गई, यानी कोई गुड मोमेंट था लेकिन वो मोमेंट किसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया या कुछ दिक्कत हो गई उस मोमेंट में। तो रैट ऑन द और रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट, यानी जो नई ब्राइड थी उसके परेड में रैन हो गई, मतलब कि वो डिस्टर्ब हो गया या वो काम बर्बाद हो गया। तो स्पॉइल ए मोमेंट यानी जो मोमेंट था वो थोड़ा खराब हो गया है। तो रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट। तो रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट। तो रैन ऑन द न्यू ब्राइड परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट। तो रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट। तो रैन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मीनिंग हो गया टू स्पॉइल ए मोमेंट। अब जो नेक्स्ट ईडियम हो वो है, वो है एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये हमारा ईडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम। तो इसका मीनिंग हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट एजिटेशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी होती है और किसी बिना किसी एजिटेशन के हो रही हो। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइन का मीनिंग हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट एजिटेशन। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम का मीनिंग हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट एजिटेशन। एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम यानी समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन। एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम का मीनिंग हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है सनोड अंडर, यानी कोई किसी काम के अंडर है या कोई सनोड अंडर है, यानी कोई बर्फ के अंदर है। तो सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बिजी, यानी कोई पर्सन है वो फ्री नहीं है तो वो बिजी है। सनोड अंडर का मीनिंग क्या हो गया? तो सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बिजी। इस सनोड अंडर क्या हो गया? सनोड अंडर हो गया बीजी। तो जो सनोड अंडर है उसका मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बीजी। जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बीजी। तो जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बीजी। यानी कि जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बीजी। यानी जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बीजी। ये जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया बीजी। यानी जो सनोड अंडर है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया बीजी। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है बीमिंग फ्रॉम ईयर टू बीमिंग फ्रॉम ईयर। तो जो नेक्स्ट ईडियम है इसका भी जो एग्जैक्ट है वो क्वेश्चन देखने पे यहाँ पे क्या है, इसमें
वो डिफरेंस नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा सॉल्यूशन है। तो इसका हम देखिए पीछे क्वेश्चन में 166 में, तो ही वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग हो गया स्माइलिंग ब्रॉडली। तो जो हमारा ईडीएम है ये है यहाँ से आगे तक का। तो ये हो गया हमारा ईडीएम इस साइड के पीछे का। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये हो गया हमारा ईडीएम। और जिसका आंसर वो है स्माइलिंग ब्रॉडली। तो जो हमारा ईडीएम है बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग हो गया स्माइलिंग ब्रॉडली। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग हो गया स्माइलिंग ब्रॉडली। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग हो गया स्माइलिंग ब्रॉडली। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया स्माइलिंग ब्रॉडली। तो अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, यानी गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। जो नेक्स्ट ईडीएम है गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक का मीनिंग हो गया इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर, यानी किसी और की हेल्प करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक यानी जो कोई पर्सन है वो किसी की हेल्प करने के लिए जो अपनी शर्ट है अपने बैग वो भी उसको देने के लिए तैयार है। यानी इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, यानी उसको अपने खुद के कपड़े देने के लिए भी तैयार है कोई। जैसे कि वो कोई दानवीर कर्ण जैसा कोई है कि उसने अपने, तो गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक का मीनिंग क्या हो गया? इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन। इसका मीनिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो ये है ये थोड़ा, ये सनोड अंडर इसका भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जो ये है ये थोड़ा आपको लर्न थोड़ा इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैग, इसका तो फिर आप एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि किसी और के लिए कोई है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है कि उसने अपनी शर्ट उसको शर्ट ऑफ इज बैक, यानी उसने आपकी शर्ट ऑफ दे दिया, उसको शर्ट दे दिया। ए लॉट ऑन वंस पैलेस, तो ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका क्या हो गया। ए लॉट ऑन वंस पैलेस यानी काफ़ी सी चीज़ें एक प्लेट में, या एक टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। तो ए लॉट ऑन वंस प्लेट यानी किसी एक की प्लेट में बहुत सारी चीज़ें, यानी ए लॉट ऑफ टू डू, यानी करने के लिए बहुत सारे काम। तो ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग हो गया ए लॉट टू डू। ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग हो गया ए लॉट टू डू। ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग हो गया ए लॉट टू डू। ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग हो गया ए लॉट टू डू। ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग क्या हो गया? ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मीनिंग हो गया ए लॉट ऑफ डू, यानी किसी को करने के लिए काफ़ी सारी काम है, तो वो हो गया ए लॉट इन वंस प्लेट। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है एटेपुस। तो एटेपुस का मीनिंग क्या है? तो जो एटेपुस है इसका मीनिंग है, जो ईडीएम है वो है एटेपुस। तो एटेपुस है इसका मीनिंग है समथिंग इज प्रोबेबली पॉसिबल, यानी जो चीज़ है वो कुछ है जो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बट इट विल बी डिफिकल्ट, यानी वो थोड़ा हार्ड है। यानी नॉर्मली पॉसिबल नहीं, इसका मीनिंग कि थोड़ा हार्ड है वो। तो एटेपुस का मीनिंग यानी कोई काम है, जैसे कि मान लो आपकी जो सिलेक्शन का है, तो सिलेक्शन का आपका एटेपुस के सिचुएशन पे है, जैसे कि इजी नहीं है। समथिंग इज प्रोबेबली पॉसिबली, कि जो तुम्हारी जॉब लगना है वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है कि तुम लग ही नहीं सकते। लेकिन बट इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। तो एट है उससे तुम्हारा जॉब लगना, कि पॉसिबल तो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एटेपुस का मीनिंग क्या हो गया? एटेपुस का मीनिंग हो गया कि जो डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन तुम लग सकते हो। समथिंग इज प्रोबेबली पॉसिबल
बट इट विल डिफिकल्ट है, पुश हो गया। हर्ट गोज, गो या गोज आउट टू, तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है हर्ट गो या गोज आउट टू। तो हर्ट गो या गोज आउट टू का मीनिंग क्या है, तो जिसका मीनिंग है वो है टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड, यानी जब कोई डिस्ट्रेस में हो उसके लिए सिंपैथी। यानी हर्ट गो गोज आउट टू का मीनिंग हो गया किसी के लिए सिंपैथी फील करना, यानी जो हमारा हर्ट है वो किसी के लिए, हमारा हार्ट किसी के लिए बाहर आ रहा हो या किसी को सिंपैथी के लिए तैयार हो रहा हो, हम किसी के लिए सिंपैथी फील कर रहे हो या, तो हर्ट गो या गोज आउट, गो या गोज का आउट टू का मीनिंग हो गया टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड, एंड जब कोई डिस्ट्रेस्ड हो सब उसके लिए सिंपैथी फील करना। तो हर्ट गो या गोज आउट टू का मीनिंग हो गया टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है टोपी नोज्ड। टोपी नोज्ड का मीनिंग हो गया टोपी नोज्ड, तो टोपी नोज्ड जो हमारा इडियम है इसका मीनिंग हो गया a person who thinks he is of a high social class and looks down on peoples of lower class। टोपी नोज्ड यानी कोई एक ऐसा पर्सन कि जो अपने को हाई क्लास का मानता हो और जो बाकी लोअर क्लास के लोग हैं यानी उनकी तरफ ये देखता हो कि ये छोटे हैं जो लोअर क्लास के हैं उनका। तो मतलब ये मान लो कि जैसे कोई कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपनी क्लास को हाई मानते हैं, बाकी जो क्लासेज है उनको लोअर मानते हैं। वैसे तो अपने अकॉर्डिंग टू और कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया में सभी बराबर है, लेकिन जो हमारा कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से जो अलग अलग क्लासेज क्लासेज तो अपने अमेरिका वगैरह में होती है कि जहाँ पे लोअर क्लास मिडिल क्लास इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में क्लास से ज़्यादा जो ऊंच नीच की बातें होती है वो होती है कास्ट को लेकर, जैसे कि हमारी कास्ट बड़ी है या दूसरों की कास्ट बड़ी है। तो ये मान लो कोई कास्टिज्म वाला पर्सन है, तो टॉप एंड होस्ट का मीनिंग हो गया ए पर्सन वो डिफरेंशिएट पीपल बेस्ड ऑन कास्टिज्म, यानी कोई कास्ट पे बेस करने वाला है क्लास पे बेस करने वाला। तो टॉप इन होस्ट का मीनिंग हो गया अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ ए हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल्स ऑफ लोअर क्लास। तो जो अब नेक्स्ट ईडियम है वो हमारा बियर अप। तो जो बियर अप का मीनिंग क्या हो गया टू सपोर्ट या एनकरेज समथिंग, बियर अप। तो जो नेक्स्ट ईडियम है बियर अप इसका मीनिंग हो गया टू सपोर्ट या एनकरेज समथिंग। बियर अप का मीनिंग हो गया किसी को सपोर्ट करना या एनकरेज करना। तो जो बियर अप है उसका मीनिंग हो गया टू एनकरेज समवन और सपोर्ट समवन, टू सपोर्ट और एनकरेज समथिंग। तो बियर अप का मीनिंग क्या हो गया, बियर अप का मीनिंग हो गया टू सपोर्ट या एंड एनकरेज समथिंग। तो बियर अप का मीनिंग हो गया टू सपोर्ट एनकरेज समथिंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखिए कि इडियम क्या है। तो उसमें जो इडियम है वो है द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान के पहले की शांति। ये तो जो फिल्म मूवीज में भी डायलॉग होता है कि जैसे विलन बोलता है या एक्टर के लिए बोला जाता है कि वो अभी ये तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है, जो मूवीज में बोला जाता है ऐसा मैक्सिमम में, ये तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है, इसके बाद में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ है कि ए पीरियड ऑफ अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी, यानी अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी दैट सीम्स लाइक टू प्रिसेज डिफिकल्ट टाइम, यानी ऐसा शांत टाइम जो ये शो करे अनयूजुअल और शांत कि वो आने वाले टाइम में डिफिकल्ट टाइम्स लेके आएगा। तो द काम बिफोर द स्टॉर्म यानी तूफान के पहले की शांति, ये तो आपको याद हो जाएगा, इसको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है एक तो टॉफी नोज्ड है और एक ही बियर अप, ये भी वैसे हो ही जाएगा। हाँ इसको थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वो, इसको माइंड में रख लेना थोड़ा बहुत। बाकी ये दोनों तो एग्जैक्ट रखना है टॉपी नोज्ड एंड एडिपुस, क्योंकि ये अनकॉमनली यूज है, ये इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, इसमें दो दो शब्द के सेंटेंस है, दो दो तीन तीन के, तो इसमें क्या मीनिंग निकलेगा इनका।
तो द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान के पहले की शांति। तो ये हो गया हमारा जो ईडीएम है जो। और अब हम देखते हैं जो आज का क्वेश्चन, वो सोलो ईडीएम नंबर 24 है, वो है बर्निंग योर ब्रिजेस। तो ये तो पहले की क्लासों में भी आ चुका है, इन्हीं सीपीयू की क्लासेज में आ चुका है कि बर्निंग योर ब्रिज। यानी मैं एक स्टोरी सुनाया था आपको कि जो एक किंग था, उसका ये सीन था कि वो अपने जहाँ पे भी अटैक करने जाता है जिस भी कंट्री में, तो अपने वो सैनिकों को जहाज से उतरते ही पहले अपने जहाज को आग लगा देता था, क्या ताकि उसके जो सैनिक है वो उस स्टेट को या उस कंट्री को डिफीट करके ही वापस लौटे, जिससे कि वो उनकी जहाज लेके जा सके। नहीं तो अगर वो उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ता था कि वो वापस जा सके। तो डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। यानी ये मैक वंस ब्रिज का मीनिंग, बर्निंग और ब्रिजेस का मीनिंग हो गया कि ऐसा डूइंग समथिंग, यानी कुछ ऐसा करना कि वो ये इम्पॉसिबल कर दे कि हम वापस प्रीवियस सिचुएशन में जा सके। जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल दो तो ये मान लो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके पास ऑप्शन भी होगा किसके बाद में हम ये कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि उनके पास यही ऑप्शन है, उनका ए बी सी जितने प्लान है सब यही है। तो उनसे आपको कंपटीशन टफ पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन तो है लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो जिए या मरे वो ये जॉब लेके ही रहेंगे, जो भी जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो। तो ये हो गया बर्निंग योर ब्रिजेस। या तुम में से ऐसा कोई जिसके पास प्लान भी है लेकिन तब भी वो उस प्लान बी को छोड़ के अपना जो मेन फोकस है इसी पे करके इसी को अचीव करने की ट्राई कर रहा हो, कि वो उसने अपने सारे ऑप्शंस मिटा दिए हो। जैसे किसी की मान लो कोई कोचिंग वगैरह चल रही है या कोई शॉप वगैरह चल रही है, तो उसको बंद करके कि पूरा इसी पे फोकस कर रहा हो। जैसे कुछ लोग अपने जॉब को, जो करंट जॉब होती है उसको क्वाइट करके यूपीएससी वगैरह में आते हैं ना, जैसे ये आईआईटी वगैरह के, तो उसमें जो अपनी जॉब्स होती हैं उनको छोड़ के आते हैं कि वो अपने बर्निंग देयर डिजीज करके इसमें आते हैं, जो में वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन की जिसमें हम वापस प्रीवियस सिचुएशन में जाने के ऑप्शंस खत्म कर दें। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है अप इन द एयर। समथिंग अप इन द एयर, तो अप इन द एयर का मीनिंग क्या हो गया, यानी कोई ऐसी कोई चीज जो चारों तरफ अननोन है, चारों तरफ मतलब एंटायरली हर जगह पे नो। तो जो अप इन द एयर है इसका मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली। तो अप इन द एयर का मीनिंग क्या हो गया, अप इन द एयर का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली। तो जो अप इन द एयर इसका मीनिंग क्या हो गया, अप इन द एयर का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली। तो अप इन द एयर का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली। तो अप इन द एयर का मीनिंग क्या हो गया, अप इन द एयर का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली। तो जो अब हमारा ईडीएम है, फर्स्ट ईडीएम है पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मीनिंग हो गया, यानी पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी अपनी चीज जो अपनी फीलिंग्स एक्सट्रीम हो गई है उनको डाउन करना, और काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो बाइट योर टंग का मीनिंग हो गया कि जो आपकी जीभ है वो कुछ बोलने को रेडी थी लेकिन आप उसको रोक रहे हो, यानी उस पर बाइट कर रहे हो, यानी टू अवॉइड सेइंग समथिंग। तो ये हो गया हमारा सेकंड ईडीएम का मीनिंग। तो आप अपना जो आंसर है वो इनके कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो ये तो आपको एग्जैक्ट याद होगा कि अभी तो हमने ये करवाया आपको, टू लेट आउट द कैप। तो इसका मीनिंग होगा, आप इसका आंसर तब तक कमेंट में लिखो जब तक मैं नेक्स्ट ईडीएम देखता हूँ, जो कि है टॉकिंग थ्रो हिज हेड। टॉकिंग थ्रो हिज हेड का मीनिंग हो गया, तो इन दोनों का जो फर्स्ट है इसका मीनिंग अब तक आपने लिख दिया होगा। तो जिसका मीनिंग है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग हो गया टू रिवील ए सीक्रेट। और जो नेक्स्ट है टॉकिंग थ्रू इज एट का मीनिंग हो गया टॉकिंग नॉनसेकली, नॉनसेंस, यानी बिना मतलब की बातें बोलना।
अब जो नेक्स्ट ईडीएम है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 वो है मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कॉन्सर्न विद द। तो इसमें हरक्यूलियन टास्क इसका मीनिंग होता है कि कोई बहुत ज्यादा हैवी टास्क हो जो। तो जो इसमें ऑप्शन सेट होगा वो होगा 105 में मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कॉन्सर्न विद द लव्स एंड फिशेज देन द सर्विस ऑफ ए मैन। तो जिसका मीनिंग ये है कि जो मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कॉन्सर्न विद द लव्स एंड फिशेज ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ ए मैन। यानी जो अधिकतर मिनिस्टर्स होते हैं वो मेटेरियल बेनिफिट्स से ज़्यादा मेटेरियल बेनिफिट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सर्विस ऑफ ए मैन। जबकि उनका जो मेन काम होता है वो होता है सर्विस ऑफ ए मैन। जो उनका मेन काम होता है वो होता है लोगों की मदद करने का। लेकिन वो करते क्या है वो जो मेटेरियल बेनिफिट्स हैं लव्स एंड फिशेज उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू तो जो ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमारा ईडीएम है वो नीचे है। तो द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू ये हो गया हमारा आंसर। तो जिसका ईडीएम क्या है इसका ईडीएम है द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो जो द क्रक्स ऑफ द मैटर हो गया द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू। आपने अपना आंसर कमेंट में लिखते जाइए। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडीएम इन द गिवन सेंटेंस। यानी इसमें से जो हाईलाइटेड पार्ट है ईडीएम का उसको आप उसका आंसर आप लिखिए। तो जो इसमें ईडीएम है वो है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया जो हाईलाइटेड पार्ट है जो। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है इसका मीनिंग क्या हो गया लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट। ये जो मैं पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनमें भी राइट हैंड से करवाते हैं जो भी रिचुअल्स होती है जो ना कि लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया एन इंसल्ट। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 18 वो 8 नंबर का। तो इसमें है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसका आंसर क्या है नीचे ऑप्शंस में से। तो द टीम लीडर ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। तो जो अंडरलाइन है वो ये है कि रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन द सिचुएशन। तो रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हो गया जो कि हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन। टू पुट ए ब्रेव फेस ऑन का मीनिंग हो गया रिमेन पॉजिटिव एंड और ऑप्टिमिस्टिक इन सिचुएशन। तो अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा वो है ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फिट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव वॉन द प्राइज। तो इसमें जो ईडीएम है वो है कैरिड ऑफ हिज फिट। तो कैरिड ऑफ हिज फिट का मीनिंग क्या है तो कैरिड ऑफ हिज फिट का मीनिंग है वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। यानी कोई एक्साइटमेंट में वाइल्ड हो रहा हो। तो कैरिड ऑफ हिज फिट का मीनिंग हो गया वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो 280 जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है तो इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है एग्जैक्टली। तो 280 का मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। तो आप जो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट में लिख दो तो आपको ये पता लग रहा होगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन में क्या है। तो द राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हारमोनी। द राइवल्स कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हारमोनी। तो इसका मीनिंग हो गया इसमें से ईडीएम है वो कौन सा है। तो ये जो दे रखा है ये दे रखा है सॉल्यूशन। तो वर्क टुगेदर इन हारमोनी हमारा ईडीएम का मीनिंग है। तो हमारा इससे रिलेटेड ईडीएम कौन सा होगा इससे रिलेटेड ईडीएम होगा पुल टुगेदर। तो जो इससे रिलेटेड ईडीएम होगा वो होगा पुल टुगेदर। तो क्वेश्चन ऐसे भी है कि जिनमें पहले ईडीएम पूछ के उसका आंसर हो या ऐसे भी है जिनमें आंसर पूछ के उनके क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो बेली लाफ जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है, बेली लाफ। तो बेली लाफ का मीनिंग क्या है? तो बेली लाफ का मीनिंग है बहुत ज़्यादा लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ। तो बेली लाफ का मीनिंग हो गया लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ। तो अब हम देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेनड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। तो इसमें जो ईडीएम है वो ये है कि रेनड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, यानी कोई जो गुड मोमेंट है उसको बर्बाद करना है, स्पॉइल ए मोमेंट। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया स्पॉइल ए मोमेंट, टू स्पॉइल ए मोमेंट। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है एट द ड्रॉप ऑफ डाइम। तो एट द ड्रॉप ऑफ डाइम का मीनिंग हो गया कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और बिना किसी एजिटेशन के हो। एट द ड्रॉप ऑफ डाउन, डाउन का मीनिंग हो गया, ड्रॉप ऑफ डाइम का मीनिंग हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है सनोड अंडर। सनोड अंडर यानी कोई बिजी है किसी काम में, तो बिजी इन वर्क। तो सनोड अंडर का मीनिंग क्या हो गया? सनोड अंडर का मीनिंग हो गया बिजी। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग होगा कि स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी कोई बहुत ज़्यादा तेज हंस रहा हो। तो स्माइलिंग ब्रॉडली हो गया बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी खुद की बैक की या अपने खुद के शरीर के कपड़े किसी दूसरे को दान कर दिए हो। तो ए विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, ये हो गया हमारा गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। ए लेट ऑन वंस प्लेट, अलॉट, अलॉट का मीन्स होता है काफी सारा, ऑन वंस प्लेट यानी किसी एक की प्लेट में बहुत सारा काम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अलॉट ऑफ वंस प्लेट का मीनिंग हो गया अलॉट ऑफ, अलॉट टू डू, यानी बहुत सारी चीज़ें करने के, बहुत सारे काम करने के लिए। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है। तो जो उसमें जो इडियम है वो है एटेपुस, एटेपुस। तो मिस टीना कुड फिनिश द असाइनमेंट बाय फ्राइडे एटेपुस वेंसडे। तो जो है एस एस सी पी ओ का ओ, तो एटेपुस का मीनिंग क्या हो गया कि कोई चीज़ दिखने में वो देख प्रोबेबली पॉसिबल हो लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है ईडीएम है वो है और हर्ट गोज आउट। और हर्ट गोज आउट का मीनिंग होगा कि हम किसी के लिए सिंपैथी फील कर रहे हो। तो जो और हर्ट गोज आउट का मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। अब जो टॉफी नोज्ड है ये मैंने आपको एक्सप्लेन इस तरीके से किया था कि कोई जैसे कास्टिज्म वाला पर्सन होता है कि जो अपने आप को कास्ट के समथिंग मानता हो या कास्ट को क्लासेस को ज़्यादा वैल्यू देता हो, तो पर्सन वो डिस्क्रिमिनेट ऑन पीपल्स ऑन द बेस ऑफ क्लास या कास्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है द एविडेंस पुट फॉरवर्ड कुड नॉट कन्फर्म इज गिल्ट। तो जो पुट फॉरवर्ड है उसका मीनिंग क्या? तो इसमें जो है सॉल्यूशन दे रखा है पुट फॉरवर्ड, तो इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है पुट फॉरवर्ड। तो पुट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बियर अप। तो बियर अप यानी किसी चीज़ को आगे या एनकरेज है सपोर्ट करना। पुट फॉरवर्ड यानी किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो बियर अप इसका ईडीएम हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए द फैमिली मीटिंग ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट begins today and I am just sitting down with a cup of coffee enjoying the calm before the storm। तो ये तो रिलेटेबल हो गया कि जो फैमिली मीटिंग है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर वो बैठने वाली है, तो मैं उससे पहले कॉपी लेके बैठ जाता हूँ क्योंकि वो जो फाइट होने वाली है उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जैसे लोगों की होती नहीं क्या, तो वैसे जो ईडीएम है वो हो गया एक काम। वो जो ये तो आंसर हो गया उसका
द काम बिफोर द द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान के पहले की शांति। तो ये हो गया ईडीएम हमारा। तो तूफान के पहले की शांति यानी कि एक कप ऑफ टी लेके मैं बैठता हूँ कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसमें जो आप आपस में जो इंटरेस्टिंग चीजें होगी, जो बोलेंगे लोग आपस में एक दूसरे को, अपनी चीजें गिनवाएंगे, तो उसको देखने के लिए मैं कप ऑफ टी लेके एंजॉय करने के लिए उसको पहले ही बैठ जाता हूँ। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि है, उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, द समथिंग डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, यानी बर्निंग द ब्रिजेस, यानी उसने अपने वापस जाने के ऑप्शंस खत्म कर दिए हो। तो बर्निंग द ब्रिजेस का मीनिंग हो गया, अब जो ये है ए रेड लेटर डे, इसका मीनिंग होता है, यानी कि रेड लेटर डे का मीनिंग होता है मेमोरेबल डे। तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, अप इन द एयर। तो जो अप इन द एयर, इसका मीनिंग क्या होगा? अप इन द एयर का मीनिंग होगा यानी समथिंग अनकॉम अननोन एंटायरली, यानी समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली हो गया मीनिंग किसका? अप इन द एयर का। तो यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि है पार्ट 6 सीपीओ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इंग्लिश, जिसमें क्वेश्चन होने वाले हैं 126 से लेके 150 क्वेश्चंस तक, और बाकी के इसके प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े आपके, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जो नीचे वीडियो का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है। और जो आप हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, जो हमारे चैनल से रिलेटेड, वहाँ पे पोस्ट डालता हूँ मैं क्लासेस से रिलेटेड कि कौन सी क्लास कब रिलीज हो रही है, और जो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके शॉर्ट्स फॉर्म में उनको डालता हूँ रील्स के फॉर्म में। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव टू ऑल।